नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2017 में हुआ रेट का पेपर, जिसमें हम लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चनों को हल करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जो भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुराने ईयर के जितने भी पेपर होते हैं उनसे करीब 20% क्वेश्चन पुराने रिपीट होकर आते हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये पुराने पेपर की सीरीज़ शुरू की है। तो आपको 2012, 2011, 2015, 2017 के पेपरों को देखकर और उनके सारे क्वेश्चनों को हल करके जाना होगा, जिससे कि आपके पेपर में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। हालांकि इस प्रकार की वीडियो आपको YouTube पर काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल कराऊंगा। इसके साथ साथ उनसे बनने वाले और भी जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। इसके साथ ही हमने L1 के 2015 का पेपर, जिसमें हमने हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, मैथ और पर्यावरण अध्ययन की वीडियोज़ डाल रखी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है और संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि इस शब्द को पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि हम भारत के लोग, यानी कि यहाँ पर भारत के लोग, भारत की जनता को ही सबसे बड़ी पावर मिली हुई है संविधान के अनुसार। संप्रभुता हमारे भारत के लोगों में निहित है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इससे तात्पर्य है छुआछूत की भावना से। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत करना, जो कि एक दंडनीय अपराध है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अफसर की समानता, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत तथा अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता की विषय को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 5, भाग 2, भाग चौथा ए, भाग 4? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भाग 4A। भाग 4A यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य राज्य के प्रति व्यक्ति के मूलभूत कर्तव्य से है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया। इस समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करना था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें यह सम्मिलित नहीं था, और इसको 42वें संविधान में जोड़ा गया 1976 में। और किसकी समिति में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। इनकी जो प्रारंभिक जो जोड़ा जाना था उसमें इनकी जो संख्या थी वह 8 थी, लेकिन 42वें संशोधन में ये कुल मिलाकर इनको 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे? हमारे 11 हो जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म के पालन, अभ्यास, प्रचार की स्वतंत्रता देना। दूसरा ऑप्शन है धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है शिक्षा का अधिकार और चौथा है अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो यहाँ पूछा गया अनुच्छेद 25 में क्या चीज़ वर्णित की गई है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास व प्रचार की स्वतंत्रता देना। अनुच्छेद 25 में कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शन है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, दूसरा है विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, तीसरा है समान कार्य हेतु समान वेतन और चौथा है बाल श्रम निषेध। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समान कार्य हेतु समान वेतन देना। समान कार्य हेतु समान वेतन देना हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है मानव के बीच जाति वर्ण भेदभाव आदि को ना माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नत और पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति को आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जनजाति आरक्षण तथा बाल श्रम निषेध, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। लोकसभा की कार्यवाही संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग व कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुल सदस्य का 1/10 भाग। कुल सदस्य का 1/10 भाग हमारा सही हो जाएगा। ठीक, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। अनुच्छेद 100 में वर्णित यह प्रावधान अनुच्छेद 100 में वर्णित है कि किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम अध्यक्ष समेत कार्यकारी अध्यक्ष कोरम अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 व अनुच्छेद 80। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को जो शक्तियों का प्रयोग करने में सहयोग और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल या राज्य की विधानसभा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नगर पालिका के लिए कराए जाने वाले चुनावों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा पूर्ति ऐसी होगी जो राज्य के राज्यपाल निर्धारित करें तथा नियुक्ति के बाद उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। यह हमारा गलत हो जाएगा
ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जिसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा जो कथन है वह सही नहीं है। अनुच्छेद 143 में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर अपनी राय दे सकता है और इनकार भी कर सकता है, अर्थात यह सलाह परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। इसके साथ बात करें कि संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, यह सही हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है, यह हमारा सही है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी परामर्श दिया गया है उसे मानने हेतु बाध्य नहीं होता है, वह अपने विवेक के अनुसार कोई भी फैसला ले सकता है। और चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, यह भी हमारा सही हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर वह किसी भी विधेयक में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो ऑप्शन है केवल लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और चौथा ऑप्शन है भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभा और दिल्ली पांडिचेरी संसाधित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इनमें जो व्यक्ति शामिल होते हैं पहले तो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वह इसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है होंगो नदी, यांगटीसी कियांग, मेकांग व लीना। इसका सही उत्तर हो जाएगा यांगटीसी। यांगटीसी इसका पूरा नाम होता है यांगटीसी कियांग। ये चीन में बहने वाली एक नदी है जो कि चीन सागर में आकर गिरती है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व में बात करें तो ये विश्व में तीसरे नंबर पर आती है। विश्व में नील नदी व अमेजन नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी यांगटीसी कियांग है। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, केन्या, युगांडा व रवांडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंजानिया। तंजानिया इसका सही हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, 5895 मीटर, और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। ऑप्शन है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब समताप मंडल की ऊंचाई पहुंचते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है, और इसी कारण इसको समताप मंडल कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडा वातावरण रहता है, ना ही ज़्यादा गर्म वातावरण रहता है। यह जो मंडल है इसमें वायुयान उड़ानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यहाँ पर आंधी तूफान जैसी घटनाएं नहीं होती हैं और यहाँ का तापमान भी समान रहता है। इस कारण से यह वायुयान उड़ानों के लिए सबसे उपयोगी मंडल होता है। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट सेल का एक उदाहरण है। बेसाल्ट सेल का एक उदाहरण है। ऑप्शन है उपपातालीय सेल, बाह्य आग्नेय सेल, पातालीय सेल व कायांतरिक सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य आग्नेय सेल। बाह्य आग्नेय सेल यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
बेसाल्ट बाह्य आग्नेय शैल का ही एक उदाहरण है। आग्नेय शैल एक प्रकार की चट्टान है जिसका निर्माण मैग्मा के ठंडे होने से होता है, यानी कि लावे के ठंडे होने से होता है। यह एक रवेदार चट्टान होती है और इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है 15%, 5%, 10% या 20%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो कि कार्बनिक रूप में होते हैं। प्राथमिक उत्पादक की बात करें तो पेड़ पौधे होते हैं। ये 10% ऊर्जा ही अपने में संचित कर पाते हैं और बाकी 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में खर्च कर देते हैं। यह 10% जो ऊर्जा होती है यह प्रथम तल के उपभोक्ताओं में स्थानांतरित हो जाती है। प्रथम तल के उपभोक्ता की बात करें तो इन पौधों को खाने वाले जीव प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कीट पतंगे, चिड़िया आदि। ये प्रथम उपभोक्ता के रूप में होते हैं जिनमें यह जो 10% ऊर्जा होती है ये इनमें स्थानांतरित हो जाती है। इसी प्रकार जो अगले उपभोक्ता होते हैं इनमें इनकी ऊर्जा का 10% उसके ऊपर वाले तल के उपभोक्ता में स्थानांतरित हो जाता है और 90% यह अपनी जैविक क्रियाओं में ख़त्म कर देते हैं या खर्च कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार का यह क्रम चलता रहता है। जैसे प्रथम उत्पादक होते हैं हमारे पेड़ पौधे, द्वितीय उत्पादक फिर प्रथम तल के उपभोक्ता होते हैं हमारे कीट पतंगे, फिर उनके ऊपर होते हैं मेढक वगैरह, फिर उनसे ऊपर जैसे कि मेढक को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है। तो इस प्रकार की ये सर्किल चलता रहता है और एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में उसकी 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है और बाकी जो 90% है वह अपनी दैनिक क्रियाओं में खर्च कर देते हैं। तो इस प्रकार का ये हमारा सर्किल होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन है सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन I या सेलूकस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलूकस। सेलूकस मेगास्थनीज सेलूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार और विद्वान था जो सेलूकस का राजदूत था। सेलूकस के राजदूत के रूप में यह मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि 302 ईस्वी से 298 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज के शासन व्यवस्था का वर्णन किया है और काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? ऑप्शन है वररुचि, वारामिहिर, धन्वंतरी या फाहियान। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में नवरत्नों में शामिल नहीं था। यह एक चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन तथा प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखने के लिए भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे वररुचि, वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, घटकपर, कालिदास, छड़पक, शंकु व बेताल भट्ट। ये इनके नवरत्न में शामिल थे। फाहियान इनके नवरत्न में शामिल नहीं था। याद रखना है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ऑप्शन है राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना, वीर प्रसाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद। राम प्रसाद ही इनके हाथी का नाम था और चेतक की बात करें, चेतक इनके घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था और यह हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि इसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था और उस हाथी को पकड़ने के लिए अकबर ने 7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया था और उन पर 14 महावतों को बैठाया था। तब जाकर उन्हें इस हाथी राम प्रसाद को बंदी बनाया गया था। अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। अगला क्वेश्चन है, समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। ऑप्शन है पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या जमींदार परिवार में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंजारा परिवार में। बंजारा परिवार में समाज सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के भीलों के सर्वप्रथम उद्धारक व डूंगरपुर के वासिया ग्राम के निवासी जिन्होंने संप सभा की स्थापना करके आदिवासी भीलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। वर्ष 1908 में इनकी कार्यस्थली भानगढ़ पहाड़ी पर थी और वार्षिक सभा के दौरान अंग्रेजी सेना ने यहाँ पर फायरिंग कर भीषण नरसंहार किया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यह एक समाज सुधारक थे और इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1908 में। भानगढ़ में अंग्रेजी सेना की फायरिंग के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखी? चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखी? ऑप्शन है प्रताप सिंह बाराट ने, जोरावर सिंह बाराट ने, राव गोपाल सिंह ने या केसरी सिंह बाराट ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, केसरी सिंह बाराट ने। केसरी सिंह बाराट ने चेतावनी राज चुंगटिया पुस्तक लिखी थी। चेतावनी राज चुंगटिया राजस्थान के इतिहास में संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसरी सिंह बाराट ने इसकी रचना की थी। इसमें कुल 13 सौरठे हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रासबिहारी बोस ने या मोहन सिंह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दामोदर सावरकर को छात्रवृत्ति शुरू की थी। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के आगे अध्ययन हेतु तिलक की अनुशंसा पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी होने के साथ ही सावरकर एक वकील, राजनीतिक, कवि व लेखक व नाट्य लेखक भी थे। सावरकर ने इंडियन सोशलॉजिस्ट और तलवार में अनेक लेख लिखे और बाद में युगांतर पत्रिका में भी छपे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इनकी प्रसिद्ध रचना थी। अगला क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है चंपा, विराटनगर, कुशीनारा या गोकुलपुरा। सही उत्तर हो जाएगा विराटनगर। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराटनगर के अगर क्षेत्र की बात करें तो जयपुर अलवर क्षेत्र के समथिंग आता है। प्राचीन काल में राजस्थान प्रदेश में कुरु, मत्स्य, सूरसेन महाजनपदों का विस्तार था। मत्स्य राज्य में अलवर का दक्षिणी व पश्चिमी भाग सम्मिलित था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की बैराट यानी कि बैराट को ही विराटनगर बोला जाता है और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। पैगन वंश का आनंद मंदिर म्यांमार में स्थित है। आनंद मंदिर को 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। म्यांमार का ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर जो बागान शहर में स्थित है, यह 564 वर्ग फुट के चौकोर आंगन के मध्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा क्यानजित्था ने 1105 ईस्वी में करवाया था। मुख्य मंदिर ईंटों का बना हुआ है और वर्गाकार है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसने जीता? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 वाला किसने जीता? ऑप्शन है अरुणराज चौहान, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान या गोविंद राज चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था और गौरी की सेना बाहर खड़ी हुई थी और मोहम्मद गौरी को इन्होंने बख्श दिया था, मतलब इनको माफ़ कर दिया था। और यह जो माफ़ी थी ये इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। द्वितीय जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना जब रात में आराम कर रही थी उस समय इसने आक्रमण कर दिया और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक भावमय लोक नृत्य है। आनंद और उत्सव के अवसर पर इस जनजाति की स्त्री और पुरुषों द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। प्रमुख कलाकार आमतौर पर महिला ही होती हैं, जो काला घाघरा पहनकर सांप की गतिविधियों की नकल करते हैं, नाचती हैं और चक्कर खाती हैं। पुरुष सदस्य नर्तकों के नृत्य प्रदर्शन में सहायता व कई तरह के वाद्य यंत्र जैसे पुंगी, डफली, खंजरी, ढोलक आदि की सहायता से धुन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? संत मीराबाई के पति का नाम था, ऑप्शन है भोजराज, नतन सिंह, नरपत सिंह, संग्राम सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजराज। भोजराज संत मीराबाई के पति का नाम था, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की स्वर्गवास हो गया। मीरा के लिए राणा सांगा के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर के पास कुंवरपदे का महल बनवाया गया है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला श्रेणी बड़ी थड़ी संबंधित है? चित्रकला शैली बड़ी थड़ी संबंधित है सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती या शिव पार्वती? इसका सही उत्तर है नागरीदास। चित्रकला की बड़ी थड़ी शैली नागरीदास से है। राजस्थानी चित्रकला का पर्याय बन चुका प्रसिद्ध चित्र बड़ी थड़ी किशनगढ़ शैली की ही देन है। इस चित्र को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। इस शैली का चरम उत्कर्ष यहाँ के महाराजा सावन सिंह नागरीदास के समय देखने को मिलता है। इसका चित्रांकन राजा सावन सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है इसको बनाया किसने था? तो इसको मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है? चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है। ऑप्शन है पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी या देवनारायण जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोगाजी। गोगाजी का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में जयवर सिंह चौहान व बाछल के यहाँ हुआ था। गोगाजी सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। गोगाजी के थान अधिकांश गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। गोगाजी ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी से युद्ध किया था और युद्ध में गजनबी को कुछ चमत्कार दिखाए। तभी से गोगाजी जहार पीर के रूप में लोकप्रिय हुए। गोगाजी की समाधि गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित है। इसे शीर्ष मणि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? ऑप्शन है पद्मिनी देवी, कर्मा देवी, मीना देवी या अमृता देवी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमृता देवी। अमृता देवी ने खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किया था। खेजड़ी वृक्ष के काटने से रोकने के लिए इन्होंने यह आंदोलन किया था, जिसमें काफ़ी अमृता देवी के साथ काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पॉल या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक लिखी थी, जिसमें वंदे मातरम का जिक्र है या वंदे मातरम को लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार व पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इन्हीं की ही रचना है, जिसे इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। आनंद मठ 1882 में एक राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें 1873 ईस्वी में बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। ये आपको याद रखना है, 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है?
राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा है। ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ या भरतपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर राजमार्ग संख्या 15 से नहीं जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 का प्रारंभ पंजाब के पठानकोट से होता है तथा राजस्थान से होते हुए गुजरात के कांडला बंदरगाह तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1526 किलोमीटर है और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 906 किलोमीटर है। अगर बात करें भरतपुर की तो भरतपुर NH 21 से जुड़ा हुआ है, यानी कि नेशनल हाईवे 21 से यह जुड़ा हुआ है और उसका जो पुराना नाम था वो 11 था, यानी पहले NH 11 को अब NH 21 कर दिया गया है और यह भरतपुर उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील या राजसमंद झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसमंद झील। जयसमंद झील मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और इसके साथ साथ ही यह दुनिया की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा 1658 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था, जिसे स्थानीय लोग के द्वारा ढेबर के नाम से जाना जाता है। यह झील 15 किलोमीटर लंबी तथा 8 किलोमीटर चौड़ी है और वर्षा काल में यह झील का कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के भक्त कहलाते थे, विष्णु के भक्त कहलाते थे नयनार, पाशुपत, आलवार या लिंगायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवार। अलवार वैष्णव संप्रदाय के संत थे जिन्होंने 7वीं व 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग का प्रचार किया था। इनकी मातृभाषा तमिल थी और अलवार संतों की संख्या 12 थी, जिसमें अंडाल एकमात्र महिला थी। ठीक है, ये याद कर रखना है। इनकी जो एकमात्र महिला थी इनके ग्रुप में वह अंडाल थी और इन संतों की जो संख्या थी वो 12 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अंगुतर निकाय, दिव्यवदान, ऋग्वेद व शतुपिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय। प्राचीन भारत के 16 महायानों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलता है। इसके अतिरिक्त महावस्तु जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम था। रावी नदी का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है सवास्तु, कुंभा, परुष्णी या दुष्यति। इसका सही उत्तर हो जाएगा परुष्णी नदी। रावी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। यह पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वोत्तर पाकिस्तान में बहने वाली एक नदी है जो वैद्य हिमालय से निकलती है और पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाती है। देग इस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। रावी नदी तट पर स्थित मुख्य नगर लाहौर है। इसकी लंबाई 450 मील है। अन्य प्राचीन नदियों में सवास्तु को सुवात, कुंभा को काबुल व देशवती को घग्गर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। सूरसेन की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। 1 नवंबर 1956 को, 15 मई 1949 को, 25 मार्च 1948 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राज्य राजस्थान परिपूर्ण रूप से सामने आया था, जबकि इसका गठन 30 मार्च 1956 को हुआ था। राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में हुआ था। इसके अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में आबू तथा दिलवाड़ा तहसील का विलय राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश में शामिल सुनील टप्पा का क्षेत्र राजस्थान में शामिल कर वर्तमान राजस्थान का गठन किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर ही सामाजिक अध्ययन का शिक्षण औपचारिक रूप से किया जाता है। इसके बाद ऐच्छिक विषय शुरू हो जाती हैं। तो शिक्षण में सामाजिक अध्ययन जो किया जाता है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो ऑप्शन है जॉन डीवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, BS ब्लूम के द्वारा या I.K. डेविस के द्वारा। तो शिक्षा में उद्देश्यों का जो वर्गीकरण दिया है वह BS ब्लूम के द्वारा दिया गया है। BS ब्लूम के द्वारा दिया गया है, याद रखना है आपको। ठीक, अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, A और B दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। यानी पाठ्यक्रम के क्षेत्र की बात करें तो वह विद्यालय की आंतरिक क्रिया और विद्यालय की बाह्य क्रिया दोनों ही इसमें शामिल होती हैं। विद्यालय के अंदर भी पढ़ाना, विद्यालय के बाद भी पढ़ाना। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के या सरकार के। तो सामाजिक अध्ययन की जो भी पाठ्य पुस्तक होती है वह विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि लेखक, शिक्षक या सरकार के। कि विद्यार्थी को पढ़ना है, विद्यार्थी को सीखना है तो उसके अनुसार वह पुस्तक होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्या, कथन, परिचर्चा या प्रश्न पूछना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन। वह जिस प्रकार से चुनाव को क्रमिक प्रक्रिया के रूप में बता रही है यह कथन का भाग होता है। अगर हम किसी चीज़ पर बहस करते हैं वह परिचर्चा का भाग होता है। हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर प्रश्न पूछना हो जाता है। अगर किसी चीज़ को क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा बताया जाता है वह कथन के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन है विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थी की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करने पर या विद्यार्थी के भाषा विकास पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति का विकास पर। जैसे सामाजिक अध्ययन की हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन समाज में हो रही गतिविधियों और समाज की क्रियाकलापों को सीखने और उनको बेहतर करने के लिए शिक्षक का बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। तो विद्यार्थी के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति और उसके विकास पर शिक्षक के द्वारा बल दिया जाना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। ऑप्शन है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में या उपरोक्त सभी। तो उसमें ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों को घूमना उससे भी सामाजिक अध्ययन मिलता है। प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में और विषय वस्तु की बेहतर समझ भी उपरोक्त सभी में ये आ जाएगा, यानी कि सभी के सभी हमारे उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर या ये सभी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्यों पर। ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वह उद्देश्यों पर आधारित है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में की जाती है। यह कथन था। ऑप्शन है ब्लूम का, को एंड क्रो का, जॉन डीवी का या किलपैट्रिक का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक ने परियोजना के उद्देश्यपूर्ण कार्य जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में की जाती है यह कथन कहा था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघुरात्मक प्रकार की परीक्षा व अति लघुरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निबंधात्मक प्रकार की जो परीक्षा होती है उसमें विद्यार्थी को पूरा समय और पूरा टाइम मिलता है उस क्वेश्चन या उस सामाजिक अध्ययन को, तो यहाँ पर उसे एक स्वतंत्रता मिलती है, चिंतन और मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल
है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन है जूट, मूंगफली, सरसों या तरबूज। तो यहाँ पर सरसों हमारा सही हो जाएगा, सरसों रबी की फसल है। बाकी जूट, मूंगफली, तरबूज ये सभी खरीफ की फसलें हैं और सरसों हमारी रबी की फसल है। ये जो रबी की फसलें होती हैं ये सामान्यतः अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल महीने में काट ली जाती हैं। जूट, मूंगफली खरीफ की व तरबूज जायद की फसल होती है। तो जूट और मूंगफली आपकी खरीफ की हो जाएगी और तरबूज आपकी जायद की फसल हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है? सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है। ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। दूसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ता है। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोटापुरम से कोल्लम को जोड़ता है तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से पंडुचेरी को जोड़ता है। वर्तमान में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कुल 111 है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 82.14%, 65.46%, 72.36% या 78.30%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.14%। पुरुष साक्षरता दर भारत में 82.14% थी तथा महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो वह 65.46% थी। तो महिलाओं की 65.46% थी और अगर टोटल की बात करें तो टोटल थी 74.04%। 74.04% टोटल थी। ठीक, देश में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है जहां पर 93.91% साक्षरता दर है और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है जहां पर 63.82% है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की जहां पर 92.28% तथा न्यूनतम साक्षरता दर दादर नगर हवेली की है जहां पर 77.65% है। ठीक, याद रखना है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागर। भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों का परिणाम होती है। भारत में शीतकाल में केवल 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, विशाल मैदानों के पश्चिमी घाट तथा कोरोमंडल तट पर। दिसंबर में फरवरी माह में होने वाली वर्षा को शीतकालीन वर्षा कहते हैं। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चक्रवात अवदारी की स्थिति उत्पन्न होती है जिनके कारण शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश या चौ प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई प्रदेश। सिंधु गंगा के मैदान में जहां आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है उसे स्थानीय रूप में तराई प्रदेश कहते हैं। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल, भूटान स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं। तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग को भाबर प्रदेश कहते हैं। बांगर क्षेत्र में प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये मृदा लवणीय या क्षारीय होती है जो मिट्टियों का एक टीला होता है जो पंजाब में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? ऑप्शन है जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, कोयला व गैर परंपरागत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोयला।
आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय कोयला ऊर्जा संसाधन को जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 65% भाग कोयले से प्राप्त होता है। जल विद्युत का योगदान लगभग 22% है और आणविक ऊर्जा वर्तमान में कुल ऊर्जा का 1.8% है तथा गैर परंपरागत ऊर्जा लगभग 22% है। तो इस प्रकार से आधुनिक ऊर्जा जो हमें सबसे अधिक कोयले से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? रासायनिक उर्वरक को निषिद्ध कर दिया है, बंद कर दिया है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ने रासायनिक उर्वरक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है और उसकी जगह पर जैविक खेती को अपनाया गया है। और जिस प्रकार से सरकार ने पूरी तरह से 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। जैविक राज्य का दर्जा पाने वाला भारत का सिक्किम राज्य प्रथम स्थान पर है, यानी पहला स्थान इसको मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी? ऑप्शन है बोकारो, दुर्गापुरा, राउरकेला या विजयनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर का जो इस्पात संयंत्र है वह ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस्पात संयंत्र में से एक है जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1964 में तथा राउरकेला संयंत्र जर्मनी की सहायता से 1960 में स्थापित किया गया था। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। ऑप्शन है चंबल, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। उत्खात भूमि चिकनी मिट्टी से भरपूर प्राय सूखा क्षेत्र होता है। इस प्रकार की भूमि में सामान्यतः रूप से गहरे खड्डे एवं अन्य प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, याकूत जनजाति का वास्य स्थान है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन या उत्तरी साइबेरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया में याकूत जनजाति निवास करती है। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति तथा अमेजन बेसिन में निग्रो जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान अवस्थित है। ऑप्शन है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, झुंझुनू तथा सीकर जिले में, जालौर तथा सिरोही जिले में या जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर नदी का जो मैदान स्थल है वह गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में व्यवस्थित है। घग्गर नदी पश्चिमोत्तर हिमाचल प्रदेश राज्य की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती है और हरियाणा से होती हुई दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर तक बहती है, जो थार के रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। ऑप्शन है गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या ब्यावर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर। ब्यावर में पहली वस्त्र मिल बनाई गई थी, लगाई गई थी, जो राजस्थान के अजमेर ज़िले में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक सेठ दामोदर दास राठी थे। स्थापना के समय यह एक निजी मिल हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह एक सरकारी क्षेत्र की मिल है। तो सबसे पहली मिल हमें ब्यावर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? ऑप्शन है गंगानगर, बूंदी, बारा व सीकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगानगर। बस 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के गंगानगर जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी तथा सर्वाधिक दशकीय दर वाला जिला बाड़मेर था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर तथा सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर तथा सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है। तो इस प्रकार से हमारे 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं।
तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।